हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 6, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ठीक है, ये चैप्टर सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अंत में हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस सीटेट के एग्जाम में आते हैं। तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वनस्पतियां हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियां कितने प्रकार की होती हैं, इसमें क्या डिफरेंस होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो जो सलीमा है एक बच्ची का नाम है। ठीक है, और वो ना ग्रीष्म शिविर से बहुत ज्यादा उत्साहित थी। ठीक है, और वो अपने सहपाठियों के साथ कहाँ पर गई है? हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मनाली, वो वहां पर देखने गई है। ठीक है, और उसे सब कुछ स्मरण है कि बस जो है वो कैसे कैसे पहाड़ों पे चढ़ती जा रही है, कैसे कैसे वहाँ का जो प्लेस है वो चेंज होता जा रहा है, कैसे कैसे वहाँ के जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उसके रूप कैसे बदल रहे हैं, ये सब देखकर ना वो बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी। ठीक है, इसके बाद गिरिपाद में स्थित साल और जो सागवान के घने वन जो है ना वो धीरे धीरे अदृश्य हो रहे थे। पर्वत की जो ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों वाला तथा शंकाकार वाला वृक्ष उनको देखने को मिलने लगे। तो इससे यह पता चला कि शंकुधारी वृक्ष भी होते हैं, है ना। ठीक है, क्योंकि जब हम एक ही प्लेस पे रहते हैं तो हमको लगता है दुनिया में बस इस प्रकार के ही पेड़ पौधे पंछी होते हैं। और जैसे जैसे हम प्लेस को चेंज करते हैं, अलग अलग प्लेसों पे जाते हैं, तब हमें अलग अलग वैरायटी के प्लेस, अलग अलग वैरायटी के खाना, अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब नजर आते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जो सलीमा है उसको भी अलग अलग वनस्पतियां, अलग अलग पेड़ पौधे नजर आने लगे। ठीक है, इसके बाद सलीमा का ध्यान जो है लंबे लंबे वृक्ष पे जो लाल लाल फूल खिले हुए थे उस पे उसका ध्यान गया। इसके बाद वो कौन से फूल थे? रोडोडेड्रॉन। ठीक है, रोडोडेड्रॉन के फूल थे। इसके बाद गाड़ी जो है चलते चलते मनाली की तरफ बढ़ी, मनाली से आगे बढ़े तो वहां पे उनको रोहतांग के दर्रे नजर आए। ठीक है, वहां की जो भूमि थी वो कुछ भूमि पे छोटे छोटे घास थे और कुछ भूमि जो है वो बर्फ से ढकी हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सलीमा ने जो भी ऑब्जर्व किया ना उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर प्लेस की ऊंचाई बढ़ेगी तो वनस्पतियों में हमको अलग अलग विशेषताएं भी देखने को मिलेंगी, है ना। और वनस्पतियों की जो विशेषताएं हैं वो स्थल की ऊंचाई से ही क्या है, संबंधित भी है। क्योंकि जैसे जैसे आप प्लेस ऊंचाई वाले प्लेस पे जाओगे वैसे वैसे जो पेड़ पौधे हैं वो अलग नजर आएंगे आपको। और जैसे जैसे आप नीचे वाले प्लेस पे अगर रहते हो तो वहां 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 के पेड़ पौधे जो हैं वो थोड़े से अलग नजर आएंगे। ठीक है, तो जो ऊंचाई है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है पेड़ पौधों के लिए, है ना। और जो पेड़ पौधों में परिवर्तन भी दिखाई देते हैं वो ऊंचाई के वजह से ही पेड़ पौधों में परिवर्तन दिखाई देते हैं। और ऊंचाई में परिवर्तन होगा तो वहां की जलवायु में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्योंकि ऊंचाई वाले एरिया में मौसम ठंडा होगा, है ना, तो वहां की जलवायु कैसी होगी, ठंडी। जो नीचे वाला एरिया है, आप नीचे वाले एरिया में रहते हो तो वहां की जो जलवायु है वो कैसी रहेगी, गर्म, है ना। तो ऊंचाई में अगर परिवर्तन है तो जलवायु में भी परिवर्तन होगा, जिसके वजह से जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उसमें भी बदलाव नजर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वनस्पति की जो वृद्धि है वो तापमान की वजह से होती है और वहां की जो नमी है ना, कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर है कि नहीं, इसके ऊपर निर्भर करती है। इसके अलावा जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी वृद्धि किसकी वजह से होगी, मिट्टी की परत की मोटाई कैसी है, मिट्टी जो है वो उपजाऊ है कि नहीं, ये सारी जो चीजें हैं वो निर्भर करती है पेड़ पौधों के वृद्धि के लिए। ठीक है, तो पेड़ पौधों की वृद्धि में परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं हमें अगर ये सारी चीजों में परिवर्तन होगा तो। अगर वहां पे धूप अच्छे से है, किसी किसी प्लेस में धूप अच्छी होगी तो वहां के पेड़ पौधे अलग होंगे।
कहाँ कहीं ऐसे प्लेस भी होते हैं जहां पर सूर्य की रोशनी ही नहीं जाती है, तो वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं वो अलग होंगे, है ना। ढलान वाले जो एरिया होते हैं वहां के पेड़ पौधे अलग होंगे, जो फ्लैट एरियाज होते हैं वहां के पेड़ पौधे अलग नजर आएंगे। ठीक है, तो इसके वजह से प्राकृतिक जो वनस्पति है उनको तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। एक है आपका वन, दूसरा है आपका घास थल, और तीसरा है आपका कांटेदार झाड़ियां। ठीक है, जो वन है इसमें क्या आएगा, इसमें क्या होता है, पर्याप्त तापमान होता है और वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन उगते हैं, है ना। तापमान भी होगा वहां पर और वर्षा भी होगी, ऐसे वाले एरिया में ये वन उगते हैं। और इनके कारकों के आधार पर तापमान भी है और वर्षा भी, इसके वजह से वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं वो सघन होते हैं और खुले वन विकसित होते हैं। ठीक है, वही अगर हम घास थल की बात करें तो ऐसे वाले क्षेत्र जो होते हैं इसमें मध्यम वर्षा होती है, ना ही ज्यादा कम होती है और ना ही बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मीडियम यहाँ पे वर्षा होती है। ऐसे वाले एरियाज में घास जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा बारिश है तो बड़े बड़े पेड़ पौधे नजर आएंगे, अगर मीडियम बारिश है तो आपको छोटे छोटे घास नजर आएंगे। ठीक है, और अगर बिल्कुल भी बारिश नहीं है, सूखा एरिया है, ठीक है, तो वहां पर कांटेदार झाड़ियां नजर आएंगी। ठीक है, कांटेदार झाड़ियां नजर आएंगी। तो जो कांटेदार झाड़ होते हैं, ये जो झाड़ियां होते हैं वो सिर्फ सूखे क्षेत्रों में ही पैदा होते हैं, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत कम होगी। तो ऐसे एरिया कैसे एरिया हो जाएंगे, वो शुष्क एरिया। ठीक है, तो सलीमा जो है ना, हिमालय की यात्रा का जो उसका अनुभव है वो सारा अनुभव अपने पिता के साथ शेयर करती है। और विश्व के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जो उनके पिता हैं वो अलग अलग स्थान पर जा चुके हैं, जिसके वजह से उन्होंने क्या किया है, अपने जीवन में विभिन्न विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों को देखा है, उनको जाना है, और ये सारे डिस्कशन उन्होंने अपनी बेटी सलीमा के साथ भी किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जो उप ध्रुवीय प्रदेश है ना, उप ध्रुवीय प्रदेश मतलब जो ध्रुव वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, वो वाले प्रदेशों में ज्यादा बारिश नहीं होती है। एटमॉस्फेयर जो होता है वो ठंडा होता है, जिसके वजह से वहां पर शंकुधार वन नजर आते हैं, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियां नजर आती है। ठीक है, और आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारी दी गई है ना। तो सलीमा जो है वो समझ गई है कि हिमालय के क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। ठीक है, और जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है, जैसे कि ये हमारी भूमध्य रेखा है, तो ये ध्रुव की तरह आप जाओगे तो ये आपको वनस्पतियां नजर आएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण क्या है, जलवायु का बदलाव। अगर वहां पर जलवायु अलग है तो प्राकृतिक वनस्पतियों में भी क्या होगा, परिवर्तन नजर आएगा। चलिए अब हम विश्व के विभिन्न प्रकार के वनस्पति और उनके गुण और वहां पर रहने वाले कुछ जीव जंतु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 1। ठीक है, अब देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कैसे होते हैं। तो ये जो वन होते हैं वो उनको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। अब वर्षा से ही नाम समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती होगी, इसलिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को कहा जाता है। ठीक है, ये जो वन होते हैं ये बहुत ज्यादा घने होते हैं और भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास ये पाए जाते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा आप जानते हैं, ये जो बीच वाला होता है इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है ना। तो ये इसके आसपास में ही पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मौसम होता है वो कभी भी शुष्क नहीं होता, मतलब कि सूखा मौसम जो होता है ना वो कभी नहीं आता, कभी भी सूखा नहीं पड़ता यहाँ पर। इसलिए यहाँ के जो पेड़ की जो पत्तियां होती है वो कभी भी नहीं झड़ती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सदाबहार कहा जाता है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर पूरे साल इसमें क्या होती है, पेड़ों में क्या होते हैं, पत्ते
होते हैं, ठीक है। और ये जो वन होता है वो काफी घना होता है, उसका जो पत्ते होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, काफी मोटे होते हैं, ठीक है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, ये इनके जो पेड़ होते हैं वो इतने ज्यादा, ये घना जंगल क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों इतने घने होते हैं? क्योंकि दिन के समय सूर्य का जो प्रकाश होता है ना वो वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। सूर्य की जो रोशनी है ना वो जंगल के अंदर तक नहीं पहुंच पाती, तो यहाँ की जो मिट्टी होती है वो हमेशा गीली गीली ही होती है, ठीक है। इसके वजह से यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ज्यादा घने होते हैं, ठीक है। अब कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं यहाँ पर? रोजवुड पाया जाता है, आबनूस पाया जाता है, महोगनी पाए जाते हैं, ये सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डायग्राम दिया है कितना ज्यादा घना है ना। तो घना होने के पीछे का रीजन क्या है कि जो मिट्टी होती है वो हमेशा गीली ही होती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी जड़ तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि ब्राजील में क्या है। ब्राजील में जो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो इतने ज्यादा विशाल है, इतने ज्यादा घने हैं कि उसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखा, आगे देखते हैं। जो एनाकोंडा सांप का नाम तो सुना होगा आपने, और एनाकोंडा पिक्चर भी आपने देखी होगी, है ना। तो एनाकोंडा जो है ना वो विश्व का सबसे बड़ा सांप है, जो कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही पाया जाता है, ठीक है। और यह जो है ना मगर जैसे बड़े बड़े जानवर को मार और खा सकता है, इतना बड़ा है ये कि जो मगरमच्छ है ना इसको भी ये मार कर आसानी से खा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब ये जो वन होते हैं वो कैसे होते हैं? इसको मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक है। जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। और इस क्षेत्रों में क्या होते रहते हैं? मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, मतलब कि जो मौसम है वो बदलते रहते हैं, ठंडी गर्मी बरसात ऐसे परिवर्तन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? जल को, पानी को बचाए रखने के लिए क्या करते हैं? जब सूखे का मौसम आता है, शुष्क मौसम आता है, तो वो क्या करते हैं? अपने सारे सारे जो पत्ते हैं उनको क्या करते हैं? झाड़ देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उनको पता है कि दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च महीने में क्या मिलेगा? पानी तो मिलने वाला है नहीं। तो ये क्या करते हैं? अपने सारे पत्तों को पानी देना बंद कर देते हैं। पानी को क्या कर लेते हैं वो लोग? रूट्स में स्टोर कर लेते हैं। तो पानी को ऊपर देना बंद कर देते हैं, जिसके वजह से सारे पत्ते जो है वो गिर जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? पानी को संरक्षित कर लेते हैं, मतलब कि कंजर्व कर लेते हैं, ठीक है। और इस वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो साल पाया जाता है, सागवान पाया जाता है, नीम पाया जाता है और शीशम पाया जाता है, ठीक है। और इनके जो, जैसे कि साल और जो सागवान होता है ना, ठीक है, वो जो वृक्ष होते हैं वो फर्नीचर बनाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग यातायात के लिए भी किया जाता है और निर्माण सामग्री बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और आमतौर पर इस क्षेत्र में ये जो वन है इसमें कौन से जानवर पाए जाते हैं? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर, ये सारे जानवर पाए जाते हैं। तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि भारत में भी पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहले जो हमने पढ़ा था वो किसके बारे में पढ़ा था? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में, ठीक है। अब ये कौन से वन है? शीतोष्ण सदाबहार वन, ठीक है। शीतोष्ण सदाबहार वन। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जो मध्य अक्षांश है हमारा उसके तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो तटीय क्षेत्र कौन सा होता है? जैसे कि समुद्र है, ये वाला जो हिस्सा समुद्र है ना। तो समुद्र के आसपास में जो जमीन होती है, ये जो हिस्सा है हमारे इंडिया का, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको क्या कहा जाता है? तटीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो मध्य अक्षांश के जो तटीय क्षेत्र होते हैं
ठीक है, उनमें ये शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कौन से कंट्री होंगे, जैसे कि दक्षिण एवं पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। ठीक है, यहाँ पर ये शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं और इसमें बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टिस जैसे मुलायम एवं दृढ़ दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे पेड़ के नाम हैं, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पे पिक्चर दिया गया है शीतोष्ण सदाबहार वन का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन। इससे पहले हम लोग ने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में पढ़ा। अब किसके बारे में दिया है? शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? देखो, तो ये उच्च अक्षांश के ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर के अक्षांश की तरफ जाओगे ना, वैसे वैसे ये पर्णपाती वन आपको नजर आएंगे। और ये कौन से प्रदेशों में पाए जाते हैं? तो उत्तरी और पूर्वी अमेरिका में पाया जाता है, चीन में पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के जो तटीय प्रदेश होते हैं इसमें पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो शीतोष्ण सदाबहार वन है या तो फिर जो शीतोष्ण पर्णपाती वन है, ये दोनों तटीय प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और ये जो अपनी पत्तियां है ना, वो शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। ठीक है, शुष्क मौसम पता ही है आपको, सूखा वाला मौसम, जब पानी मिलने की कोई भी चांसेस नहीं होते हैं तब। ठीक है, यहाँ पर पाए जाने वाले कौन से पेड़ पौधे हैं जो पाए जाते हैं? तो बांज, ऐश, बीच, ये सब पाए जाते हैं। इसके अलावा हिरण, लोमड़ी, भेड़िए, ये सारे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और पंछी भी पाए जाते हैं जिसका नाम है फिजेंट एंड मोनाल। ये दो पंछी यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये है डायग्राम शीतोष्ण पर्णपाती वन का। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है भूमध्य सागरीय वनस्पति। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि महाद्वीपों के जो पूर्व है एवं जो उत्तर पूर्वी किनारे के अधिकांश भाग जो है वह किससे ढके हुए हैं? तो शीतोष्ण सदाबहार से और पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। ठीक है, अब हम महाद्वीपों की बात करें, जो द्वीप होते हैं जैसे कि आइलैंड होते हैं, तो जो महाद्वीप है उनके जो पश्चिमी हिस्से हैं और जो दक्षिण और पश्चिमी किनारे जो है ना, वो दोनों कैसे हैं? अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भूमध्य सागर की जो वनस्पतियां पाई जाती हैं थोड़ी सी अलग पाई जाती है। ठीक है, ये जो मोस्टली कहाँ कौन से प्रदेशों में पाई जाती है? तो यूरोप में पाए जाते हैं, अफ्रीका में, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भूमध्य सागर है, ठीक है, अगर यहाँ पर है, ये आपका समझ लो भूमध्य सागर है। ठीक है, ये नाम है सागर का, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सोच लेंगे। भूमध्य सागर जो है एक सागर का नाम है, एक ओशन का नाम है। ठीक है, अब इसके यहाँ पे समझ, यहाँ पे यूरोप है, ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे एशिया है, तो ये सारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो भूमध्य सागर के आसपास में जो भी क्षेत्र हैं यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भूमध्य सागर के पास में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? भूमध्य सागरीय वनस्पति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो वनस्पतियां हैं भूमध्य सागर के जो बाहरी प्रदेश है इनसे थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, और कौन से राज्यों में पाई जाती हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण और पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाया जाता है। ठीक है, यह इस क्षेत्रों में कैसा होता है? जो ऋतुएं होती हैं वो गर्म और शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदि शीत ऋतुएं भी होती हैं वहां पर। मतलब जो ऋतुएं हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे सिट्रस फल जो है वो पैदा किए जाते हैं, जिसमें क्या होती है? खटास होती है। ठीक है,
और वहाँ के जो लोग हैं ना अपने इच्छा अनुसार क्या करते हैं, कृषि में काफी चेंजेस भी कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया है उन्होंने, और वहां पर उन्होंने वन्य जीवन कम कर दिया है। ठीक है, तो वहां के लोग क्या करते हैं, कृषि करने के लिए यहाँ के प्राकृतिक वनस्पति को वो हटा रहे हैं। ठीक है, और वहां पे वो क्या कर रहे हैं, कृषि के अलावा वो लोग वहां पे रहना स्टार्ट कर रहे हैं। कृषि में इतना इंटरेस्ट वो लोग नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शंकुधार वन। जो हमने पहले ही स्टोरी पढ़ा था शंकुधार के बारे में, ये इसी वन के बारे में बात हो रही थी, है ना। तो शंकुधार वन तो हमारे हिमाचल में, हिमालय में भी पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये जो है कहाँ पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध, मतलब कि ये अगर हमारा अर्थ है, ये हमारा भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, एकदम यहाँ पाया जाता है। ठीक है, 50 से लेकर 70 डिग्री के बीच में पाया जाता है। और यहाँ पे कैसे वन होते हैं, ये शंकुधारी वन, मतलब इसमें क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, शंकु होती हैं। ठीक है, और शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, टैगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टैगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है कि टैगा क्या है। ठीक है, तो टैगा क्या है, एक शंकुधारी वन है। ठीक है, और ये जो वन होते हैं वो बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे कि जो सलीमा है, उसने भी जब वो हिमालय गई तो उसने भी ये शंकुधार वृक्ष को उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे देखा था। ठीक है, वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, नरम काष्ठ वाले होते हैं और सदाबहार वृक्ष होते हैं। ठीक है, और जो उन वृक्ष है उसका जो लकड़ी का इस्तेमाल है वो क्या करने के लिए किया जाता है, लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अखबार और कागज बनाने में भी इन लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। जो नरम लकड़ी होती है इसका इस्तेमाल माचिस बनाने के लिए, पैकिंग के लिए जो बक्से बनाए जाते हैं इसलिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा चीड़ और देवदार जैसे मुख्य पेड़ वहां पर पाए जाते हैं। और कौन से जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, देखो अब रूसी भाषा में टैगा का अर्थ क्या बताया है, शुद्ध या फिर अनछुआ। ठीक है, क्या बताया गया है, टैगा। टैगा का मतलब क्या बताया है, एकदम शुद्ध, एकदम पवित्र, अनछुआ, है ना। तो ये जो शंकुधारी वृक्ष है वो भी अगर देखा जाए तो अनछुआ ही है, क्योंकि इसमें इतने सारे पॉइंटेड होते हैं कि उसको छुएगा कौन। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं शंकुधारी वन कैसा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, घास का स्थल। ठीक है, अब इससे पहले हम लोग वन के बारे में पढ़ रहे थे, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, घास का स्थल, जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या था, वन, दूसरा क्या है, घास का स्थल। ठीक है, वन में हमने अलग अलग वनों के बारे में पढ़ा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके बाद शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये सब हमने पढ़ा। अभी देखे पढ़ेंगे घास स्थल। ठीक है, तो घास स्थल में भी अलग अलग घास स्थल है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, अब जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं ये भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये भूमध्य रेखा है तो इसके आसपास वाले क्षेत्रों में ये उग जाते हैं। ठीक है, और ये जो है ना भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक ये पूरा फैला हुआ है। और यह वनस्पति जो है निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। तो ये जो घास का मैदान है वो जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है वहां पर ये घास का स्थल होता है, या फिर जहाँ पर मीडियम बारिश होती है वहां पर ये घास का क्षेत्र होता है। ठीक है, जो घास है उसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। ठीक है, अफ्रीका में जो, जैसे कि हमने यहाँ पे घास को ग्रास बोलते हैं ना, तो अफ्रीका में घास को क्या कहा जाता है, सवाना कहा जाता है। क्या कहते हैं, सवाना। तो अफ्रीका का जो सवाना है वो घास स्थल इसी प्रकार का है। ठीक है, अफ्रीका में 3 से 4 मीटर ऊंचे ऊंचे क्या उगते हैं, घासें
उगती है, ठीक है। और अफ्रीका में किस नाम से जानते हैं इसे? सवाना के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, यहाँ पे कौन से जानवर आपको मिलेंगे? तो हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ, ये सारे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, शीतोष्ण घास स्थल। इससे पहले हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय घास स्थल, अब पढ़ते हैं शीतोष्ण घास स्थल, है ना। तो ये जो है कहाँ पाया जाएगा? मध्य अंशाक्षीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के भीतरी भागों में ये पाया जाता है, ठीक है। इसकी जो घास होती है वो छोटी होती है पर पौष्टिक होती है, बहुत ज्यादा पोषण होता है इसमें, ठीक है। और इसमें सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। अगर आप यूपी बिहार के घास को देखोगे तो भी उसको शीतोष्ण घास स्थल बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी घास की लंबाई ज्यादा नहीं होती है ना। और हमारे यहाँ का जो गाय भैंस है वो वही तो घास चुगते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कटीली झाड़ियां, है ना। अब ये झाड़ियां कहाँ पाई जाएगी? ये हमारा थर्ड पॉइंट है। इसके बाद ये चैप्टर जो है हमारा पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। तो जो कटीली झाड़ियां हैं वो कहाँ पर पाई जाएगी भाई? ऐसे एरियाज में, सूखे वाले एरियाज में जहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है या फिर थोड़ी बहुत होती होगी, है ना। तो ये जो है शुष्क रेगिस्तान में पाई जाने वाला झाड़ियां हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान और महाद्वीपों के जो पश्चिमी किनारे हैं ना, वहां पर ये पाए जाते हैं। जो हमारा रेगिस्तान है उसमें भी कांटेदार झाड़ियां होती है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र में क्या होती है? जो गर्मी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। तो इसके वजह से वहां की जो वनस्पतियां हैं वो कांटेदार हो जाती है। गर्मी कैसी रहेगी? बहुत ज्यादा गर्मी, पर बारिश बहुत ज्यादा कम, जिसके वजह से वहां के जो पेड़ पौधे हैं, जो पौधों के पत्तियां होते हैं ना, वो कांटेदार हो जाती हैं, ठीक है, पानी नहीं मिलने के वजह से। तो विश्व के अगर आप मैप में देखोगे तो रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करना है, वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम आपको लोग को बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे, जैसे कि ये हमारा भूमध्य रेखा, तो ये हमारा ध्रुवीय क्षेत्र है ना। तो अगर आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो ये जो स्थान है, ये जो प्लेस है, आपको बहुत ज्यादा ठंडा मिलेगा, ठीक है। और वहां पर जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, वो बहुत कम मात्रा में ही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है ना। यहाँ पर केवल क्या मिलेगा आपको? काई, लाइकेन एवं छोटी मोटी झाड़ियां यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, ठंडा बहुत ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पर अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। तो ये जो झाड़ियां हैं छोटी मोटी, ये समर सीजन में जब थोड़ी मोड़ी धूप वहां पे होती है, तब ये झाड़ियां वहां पर उगती हैं, ठीक है। ठंडी के मौसम में बिल्कुल भी झाड़ियां वहां पर नहीं होती हैं। जो छोटी मोटी झाड़ियां होती हैं वो ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है, और इसे क्या कहा जाता है? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। और ये वनस्पतियां जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है? यूरोप के ध्रुवीय क्षेत्रों में, एशिया के ध्रुवीय क्षेत्र में और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो भी जानवर होते हैं ना, कहाँ के जानवर? कहाँ के जानवर? जहां पर ठंडी बहुत ज्यादा होती है वहां के जानवर, ठीक है। तो यहाँ के जो जानवर होते हैं, इनका जो शरीर होता है ना, शरीर पर जो बाल होते हैं वो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, और जो उनकी चमड़ी भी होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है। तो ये जो मोटी चमड़ी है और जो मोटे बाल है ना, उनको ठंडी जलवायु से क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ पाए जाने वाले जानवर भी है, जैसे कि सील, वॉलरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी, ये सारे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो सलीमा के पिता हैं, उन्होंने कुछ घने वनों के चित्र भी दिखाए सलीमा को, ठीक है। और कुछ जो है चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग जो है ना, कांटेदार जो वृक्ष है उसको क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं। और उसके पिता ने यह भी बताया कि जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, है ना, कि उनको रहना भी है, रहने के लिए भी प्लेस चाहिए,
और खेती करने के लिए भी प्लेस चाहिए, इसलिए क्या कर रहे हैं, ये पूरे जो जंगल है, कांटेदार जंगलों को काट रहे हैं और वहां पे अपना निवास स्थान बना रहे हैं। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वनों को साफ कर रहे हैं। तो जो सलीमा है वो सोच में पड़ जाती है, क्या इस प्रकार से वनों को साफ कर दिया जाएगा तो वन्य जीव जो जो जंगल में रहने वाले जीव हैं, वन्य जीव जो है वो कहाँ रहेंगे। ठीक है, तो क्या उन्हें हम वापस से वैसे ही बना पाएंगे जैसे कि ये नेचुरली बना हुआ है। अगर जो लोग हैं वो इसी प्रकार से पेड़ों को काटते रहेंगे तो भविष्य में हम लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगा, जलवाष्प कहाँ से प्राप्त होगा, लकड़ी, फल, मेवे, क्या ये सारी चीजें हमें मिल पाएंगी? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सलीमा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है ना। तो जो कल सलीमा ने क्वेश्चन उठाया, क्या आप इसके क्वेश्चन से सहमत है? ठीक है, सहमत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये जो चैप्टर है यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या आप जानते हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में घास जो है ना उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब क्वेश्चन भी दिया हुआ है इस टॉपिक के बारे में, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जो अफ्रीका है, पहले ही मैंने बता दिया, हमने जब पढ़ा था, तो जो अफ्रीका है उसमें उस घास को सवाना कहा जाता है। ब्राजील में जो घास है उसको कंपोज कहा जाता है। वेनेजुएला में जो घास है उसको लानोस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, अर्जेंटीना का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसमें जो घास उगते हैं उसको पैम्पास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में जो घास होते हैं उसको प्रेयरी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं। मध्य एशिया में स्टेपी कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, डान कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो सीटेट के एग्जाम में आ चुके हैं। तो स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, ऐसा हमने पढ़ा था, है ना। तो सदाबहार जो वृक्ष है वो भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं, इसके पीछे का आपको रीजन बताना है कि why do the evergreen trees grow near the equatorial region। क्योंकि इक्वेटर जो भूमध्य सागर वाला जो भूमध्य आपका जो एरिया है ना, तो भूमध्य वाला जो एरिया है इसमें बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बारिश होती है और बहुत ज्यादा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो बारिश भी ज्यादा होने की वजह से और तापमान भी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर हमेशा जो वृक्ष होते हैं वो सदाबहार ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इक्वेटोरियल वाला रीजन होता है वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जो तापमान होता है वो बहुत ज्यादा होता है और वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है ना। क्योंकि जितना ज्यादा बादल बनेंगे उतना ही ज्यादा वर्षा होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? ठीक है, ये भी हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मैंग्रोव वन। तो हमने पर्वतीय वन के बारे में पढ़ा ही नहीं और मैंग्रोव वन के बारे में भी इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ा था, है ना। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा हमेशा होती है, क्योंकि ये इसीलिए हमेशा ये सदाबहार रहते हैं। ठीक है, तो हमको क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या है, मानसूनी वन किसको कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं, है ना। तो ये भी मैंने आप लोग को बताया था, अभी जस्ट हमने लास्ट क्लास में इसको किया। तो हर एक कंट्री में, ठीक है, घास का जो नाम है वो अलग अलग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पंपास दिया है, कभी ना कंपास दिया होता है, कभी येल्ड दिया होता है।
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंट्री में कौन से नाम से जाना जाता है। तो यहाँ दिया गया है चिली, अमेरिका, ब्राजील एंड अर्जेंटीना। तो जो पंपास घास के मैदान जो है वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। हमने इसको लास्ट में ही किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो यूजफुल भी लगी होगी। यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। बने रहे लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में।